हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलिटी को शुरू करने वाला हूं। पॉलिटी पे इससे पहले मैंने आपको डेमो लेक्चर दिए थे और डेमो लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक फिनिश कराया था। वो था आपका राष्ट्रपति शासन, जिसको संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है। अब अपने लोग पॉलिटी को बिल्कुल जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग से आरंभ करने जा रहे हैं। और किसी भी विषय को समझने से पहले, पढ़ने से पहले उस विषय की विषय वस्तु को समझना अति आवश्यक है आपके लिए। बिना विषय की विषय वस्तु को समझे अगर आपने उस विषय को पढ़ना शुरू कर दिया तो आप कभी भी उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे या उतनी सारगर्भित तरीके से उस पर अच्छे से अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे या अपने ज्ञान को उतनी ज़्यादा विस्तारित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को सही तरीके से समझना हमारे लिए बेहद अति आवश्यक है। इसीलिए मैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसके पाठ्यक्रम पर आप पर चर्चा कर रहा हूँ, ताकि सिलेबस को समझने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हमारे भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या है। फिर अगर आप कभी कोई पेपर देंगे या आपका कोई भी पेपर आएगा उसमें अगर पॉलिटी या संविधान का सिलेबस लिखा होगा तो एटलीस्ट आपको उसके सिलेबस को पढ़ के तुरंत आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए कितनी राज्य व्यवस्था पढ़नी है, पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक को मुझे छोड़ना है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको किसी भी विषय की विषय वस्तु को पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए मैं पॉलिटी के सिलेबस को आज डिस्कस करूँगा। देखिए, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें संविधान पढ़ने की ज़रूरत क्या है, संविधान का महत्व क्या है। मैं एक आपको छोटा सा सुनाता हूँ संविधान के बारे में, जो मेरे अपने विचार हैं। ठीक है, देखिए संविधान, जैसे आप कभी इंग्लैंड घूमने गए, ठीक है ना, आप इंग्लैंड घूमने जब जाएंगे तो आप चाहे उत्तर प्रदेश से हों, चाहे तमिलनाडु से हों, चाहे बिहार से हों, चाहे गुजरात से हों, चाहे मिजोरम से हों, चाहे त्रिपुरा से हों, जब आप जाएंगे वहाँ पर घूमने तो आप क्या कहलाएंगे? आप कहलाएंगे भारतीय नागरिक। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, आप बिहार के नागरिक नहीं कहलाएंगे, आप तमिलनाडु के नागरिक नहीं कहलाएंगे, आप मिजोरम के नागरिक नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे इंडियन सिटीजन। जो इंडियन सिटीजन आपको इंडियन सिटीजन जो भारतीय नागरिक बनाता है वो कौन बनाता है? वो भारत का संविधान बनाता है। विदेश में जाकर जो आप किसी दूसरे भारतीय से मिलते हैं, जो फ्रेटर्निटी, जो बंधुत्व का भाव उत्पन्न होता है वो भारत की नागरिकता से होता है, क्योंकि भारत का संविधान हमें एकल नागरिकता देता है। और भारत का संविधान, अपने लोग कहते रहते हैं हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारा देश वैसा होना चाहिए। हमारे संविधान में ये बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है कि भारत कैसा होगा। डीपीएसपी आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारत इज अ वेलफेयर स्टेट। और हर एक भारतीय नागरिक को हमारा संविधान क्या देता है? अधिकार देता है। कितने सारे आपको अधिकार दे रखे हैं हमारे संविधान में। इसीलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान की वजह से है। और आपको बहुत सारे कर्तव्य भी दे रखे हैं कि आपकी भारत के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, अपने प्यारे भारत के प्रति क्या आपकी ड्यूटीज होंगी। इसके लिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं, जिसमें आपको 11 ड्यूटी बता रखी हैं हमारे संविधान में। तो दोस्तों, हमारा संविधान बहुत ही व्यापक दस्तावेज है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात कही थी। बहुत से क्रिटिक्स जो हैं वो हमारे भारतीय संविधान का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि भारतीय संविधान तो वकीलों का दस्तावेज है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है मॉडर्न इंडिया की, जिनका संविधान के क्रिएशन में एक बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने क्या कहा? भारतीय संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय के जीवन जीने का माध्यम है। ये क्या है? प्रत्येक भारतीय के जीवन जीने का माध्यम है, ये केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है। और मैं एक शेर के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करने जा रहा हूँ। वो शेर कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी हर दुख तकलीफ का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं, तुम्हारी हर दुख तकलीफ का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूँ। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं भारतीय संविधान को। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान में आप पहली यूनिट देखेंगे तो पहली यूनिट आपको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी संवैधानिक ढांचा।
हमारा संविधान में क्या संवैधानिक ढांचा है जो हमारे संविधान को एक मजबूती प्रदान करता है। उन संवैधानिक ढांचा के तहत आप लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि हमारे संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे कैसे डेवलपमेंट होकर हमारा संविधान बना, यानी विकास के चरण क्या थे, किन चरणों से होकर हम संविधान को बना पाए। और आपको पता है भारत के संविधान को बनाने के लिए, इससे पहले भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों ने ही किया, हम पर शासन किया, और उस कड़ी में धीरे धीरे वो बहुत सारे एक्ट अधिनियम लाए। उन अधिनियम के माध्यम से ही धीरे धीरे संविधान का क्रिएशन होने लगा और अंग्रेजों के द्वारा लाया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ी जगह बना पाया। ठीक है ना। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरीके से एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आप एक्ट शुरू करेंगे जो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी तब कौन कौन से एक्ट आए थे। 1773 से 1853 तक के एक्ट जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल तक के हैं। फिर 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है और ये कब तक चलता रहता है, जब 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है उसके बाद क्या हो जाता है, ये शासन खत्म हो जाता है। इन सारे अधिनियमों पर अपने लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। हमारे यहाँ संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो, संविधान को पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री की भी कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। हमारे यहाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया का पहली बार शुरुआत कब हुई, तो आप अगर भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक फेज है, ठीक है ना, एक आपका हिस्सा है, उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर एक नेहरू रिपोर्ट आई है। नेहरू रिपोर्ट वो पहला चरण था, वो पहली शुरुआत थी जहाँ से भारतीय संविधान को निर्माण को गति प्रदान की थी। नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पिता थे, उन्होंने पहली बार नेहरू रिपोर्ट को रखा था और नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान की बहुत सारी बातों को रखा था। तो वहाँ से संविधान निर्माण प्रक्रिया का आरंभ हुआ है। ठीक है। तो संविधान सभा का, फिर संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ हमारे यहाँ। ठीक है ना। संविधान सभा ने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार कर दिया। फिर 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। ठीक है ना। इन सब बातों पर संविधान सभा में कई सारी समितियां बनी, जैसे कि संघ संविधान समिति बनी, संघ प्रांतीय समिति बनी, प्रारूप समिति बनी, संचालन समिति बनी। इन सारी समितियों के माध्यम से संविधान सभा में काफ़ी लंबे समय तक क्या हुई, चर्चाएं हुई, बैठक हुई। उसके बाद संविधान के सारे प्रारूपों को रखा गया। फिर 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इन सारे मुद्दों को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, विशेषताओं में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे भारत का संविधान ना तो लचीला है ना तो कठोर है। ठीक है ना, नॉट फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। तो ये देखेंगे हमारा संविधान ना लचीला है ना कठोर है। क्यों ऐसा हम कहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहते हैं, इन सब मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फीचर क्या होते हैं, इन सब मुद्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे भारत में मौलिक अधिकार भी क्या है, संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो भारत के नागरिकों को क्या देता है, भारत के नागरिकों को अधिकार देता है। और इसी में आप पढ़ेंगे एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड एंड आपकी भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर पढ़ेंगे। और न्यायपालिका से संबंधित अभी एक विवाद भी चल रहा है, जो कॉलेजियम डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज में है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना कैसे निकली। जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव से ही संविधान की प्रस्तावना निकली, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान की पूरी झलक मिलती है, संविधान का पूरा दर्शन है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि आपका संप्रभुत्व शब्द मिलेगा, लोकतांत्रिक शब्द मिलेगा, गणराज्य शब्द मिलेगा, समाजवादी मिलेगा, पंथनिरपेक्ष मिलेगा, धर्मनिरपेक्ष मिलेगा। पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या होगा, इन सब मुद्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तीन प्रकार का न्याय देती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता देती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। हम अंतर देखेंगे, विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है, धर्म और उपासना में क्या अंतर है, विश्वास में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों में अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर भारतीय प्रस्तावना के लिए बहुत सारे हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सारे कोटेशन भी कहे हैं। ठीक है ना।
जैसे कि नन पालकी वाले ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, इसको परिचय पत्र कहा है। जबकि के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रेम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक उन्होंने कहा है। ठीक है, गजेंद्र गढ़कर जो एक बहुत बड़े आपके वकील थे, उन्होंने भारतीय प्रस्तावना को कहा कि भारतीय प्रस्तावना संविधान का इंटरप्रिटेशन करने में सहायता करती है, संविधान का इंटरप्रिटेशन, संविधान का प्रवचन करने में सहायता करती है। यहीं पर एक मुद्दा भी आएगा, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसमें बहुत सारे केस आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, उन सारे केसों को अपने लोग पढ़ेंगे। शंकरी प्रसाद केस पढ़ेंगे, फिर आप गोलकनाथ केस पढ़ेंगे, फिर आप केशवानंद केस पढ़ेंगे। इन सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद आएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे भारत, आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये बात कही गई है। फिर आर्टिकल 2 में देखेंगे, फिर आर्टिकल 3 में देखेंगे। आर्टिकल 3 जो है आपका बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। आप देखते होंगे कि नए राज्य कैसे बन जाते हैं, एक राज्य से 2 राज्य कैसे बन जाते हैं। ठीक है ना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कैसे हो जाता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कैसे हो जाता है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य कैसे बन जाएगा, किसी विदेशी क्षेत्र को हम अर्जित करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। इन सब मुद्दों को यहाँ पर डील करेंगे। ये आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल राज्यों के पुनर्गठन से भी संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। ये पार्ट 2 में आपको मिलेगी, भारत की नागरिकता। इसमें आप क्या देखेंगे कि नागरिकता कितनी तरीके से नागरिकता की प्राप्ति होती है, कितनी तरीके से नागरिकता से हमें वंचित किया जाता है। और इसमें जो मुद्दे हैं, जैसे PIO का मुद्दा है, ठीक है ना, NRI का मुद्दा है, OCI का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को पढ़ेंगे। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था वो एक बहुत बड़ा इशू रहा। ठीक है ना, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तो मतलब कोई भी अगर संविधान के अगर 15 क्वेश्चन आए हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो फंडामेंटल राइट से रहते ही रहते हैं। यहाँ पर हम मौलिक अधिकार देखेंगे। ठीक है ना, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है कि अनपरिवर्तनीय है, फोर्सेबल है कि नॉन फोर्सेबल है, जस्टिसिएबल है कि नॉट जस्टिसिएबल है, इनका स्वरूप कैसा है, ये पॉजिटिव है कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है। हमारे यहाँ पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इन सब मौलिक अधिकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर, बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे मौलिक अधिकारों पर, क्योंकि इनको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आपको अपने अधिकार तो पता ही होने चाहिए। उसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें आप ये पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे क्या ये बाउंडेबल हैं, क्या ये फोर्सेबल हैं कि नॉन फोर्सेबल हैं, जस्टिसिएबल हैं कि नॉट जस्टिसिएबल हैं। और साथ ही साथ पढ़ेंगे भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भारत को, सभी राज्यों को एक कल्याणकारी स्टेट, भारत को एक कल्याणकारी स्टेट होने की बात करते हैं। इसमें जो भारतीय राज्य हैं उनके लिए क्या लिखे हैं, उनके लिए कर्तव्य लिखे गए हैं कि वो इस तरीके से काम करेंगे, भारत को एक कल्याणकारी देश बनाने में क्या करेंगे, भूमिका निभाएंगे। और यहीं पर विवाद खड़ा होगा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव का विवाद। क्या मौलिक अधिकार ऊपर हैं या नीति निर्देशक तत्व ऊपर हैं, क्या दोनों समान हैं। ठीक है ना, इन सब मुद्दों को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर टॉपिक है। उसके बाद आ जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटी, प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी क्या है, इन सब की बात करेंगे। ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। इन सब मुद्दों की बात करेंगे, संशोधन समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। उसके बाद देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को क्यों रखा होगा संविधान में। भाई एक बार जब संविधान बन गया तो चलता रहता था उम्र तक, जब तक ये दुनिया चलती। आपको पता है दोस्तों, अगर ये सिद्धांत या कॉन्सेप्ट, ये फीचर संविधान में नहीं होता तो हमारा संविधान इररिलेवेंट हो जाता, अप्रासंगिक हो जाता। क्योंकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश में बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, वैसे वैसे संविधान का भी आधुनिकीकरण होना अति आवश्यक है। जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था तो किसको पता था कि सोने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, निजता एक मौलिक अधिकार होगा, पासपोर्ट का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा, अपनी मनपसंद से जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार होगा, अच्छा वातावरण मौलिक अधिकार होगा। फिर आगे क्या पढ़ेंगे, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर पढ़ेंगे संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में दिया था, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पर संविधान की मूल संरचना बताई गई। ठीक है ना, और आपने देखा होगा बहुत सारे विवाद जो है वो नेता जो है पॉलिटिशियन फैलाते रहते हैं, भ्रांतियां आपके दिलों में, आपके मस्तिष्क में, कि भारत एक हिंदू राज्य बन जाएगा या भारत को कोई और राज्य बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में एक शब्द लिखा है जिसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया है। अब उसको हटाया नहीं जा सकता। अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं इस पर आऊँगा तो बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा करूँगा और धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर स्थापित करके आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर देखिए ये तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। फिर यूनिट 2 पे अपने लोग आएंगे। यूनिट 2 पे अपने लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की प्रणाली कैसी है, हमारे यहाँ सरकार किस बेस पर चलती है, सरकार का सिस्टम क्या है। तो सरकार के सिस्टम को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। फिर संसदीय व्यवस्था को संघीय व्यवस्था से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद देखेंगे इंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में 3 प्रकार के संबंधों को पढ़ेंगे। सबसे पहले विधायी संबंध पढ़ेंगे, फिर प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद वित्तीय संबंध पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंधों में बहुत सारे मुद्दे भी पढ़ेंगे, और बहुत सारी केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने वाली संस्थाएं भी हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद है, जैसे कि जोनल काउंसिल है। ठीक है ना, और बहुत सारी परिषदें हैं। ठीक है ना, इन सब मुद्दों को भी पढ़ेंगे। और इसी में केंद्र राज्य संबंधों में राष्ट्रपति शासन को पढ़ेंगे, इसी में वित्त आयोग को पढ़ेंगे, इन सब मुद्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर, आपातकालीन उपबंध। इमरजेंसी पावर एक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रपति शासन। हालांकि 2 और बची हैं, एक बच्चा है राष्ट्रीय आपातकाल और एक बच्चा है आपका वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल भारत के संविधान में आर्टिकल 352 में है, और वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 में है। ठीक है ना, इन सब मुद्दों पर बहुत ही गहनता से चर्चा करेंगे और इनको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। उसके बाद आएंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में क्या क्या आता है, केंद्र सरकार जो है वो आपको मिलेगी संविधान के पार्ट 5 में। तो सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कैसे नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति की कैसे पद मुक्ति होती है, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है ना, और भारत के राष्ट्रपति से अमेरिका की राष्ट्रपति की तुलना करेंगे, भारत के राष्ट्रपति की इंग्लैंड के राजा से तुलना करेंगे। इन सब मुद्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा की तरह एक रबर स्टैंप तो नहीं है, इसकी क्या करेंगे, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को देखेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति का वैसे तो कोई कार्य नहीं, केवल उपराष्ट्रपति के 2 ही कार्य होते हैं, या तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है या राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में काम करता है। इन सब मुद्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जब वो कार्य करता है तो किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, ये पदेन होता है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। इन सब मुद्दों को यहाँ पर डील करेंगे। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, संघ की मंत्रिपरिषद। ठीक है ना, संघ की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इन सब मुद्दों को समझेंगे। ठीक है ना, संघ की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं, इनको समझेंगे। और संघ की मंत्रिपरिषद से बहुत सारे नए नए मुद्दे भी निकलेंगे। संघ की मंत्रिपरिषद में आपको मिलेगा मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में अंतर क्या होता है, फिर मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर होते हैं, फिर आपके स्टेट मिनिस्टर होते हैं, फिर आपके उप मंत्री होते हैं। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में अंतर स्थापित करेंगे। इन सब मुद्दों को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद आएंगे पार्लियामेंट और संसद। तो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। संसद जो है भारत की लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आर्टिकल 79 में यह बात लिखी है। उसके बाद हम लोग लोकसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा में बहुत सारी चीज, लोकसभा को पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा के अंदर बहुत सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं। लोकसभा के अंदर आपका कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजॉर्टमेंट मोशन, कट मोशन, इतने सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं। इन सब की चीज़ों को बात करेंगे। उसके बाद राज्यसभा को पढ़ेंगे। फिर हम लोग राज्यसभा को पढ़ेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में तुलना करेंगे। लोकसभा कहाँ पर शक्तिशाली है, राज्यसभा कहाँ पर शक्तिशाली है, कौन से ऐसे प्रावधान है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल बराबर हैं। और एक नया मुद्दा भी पढ़ेंगे, राज्यसभा वर्तमान समय में क्या इर्रेलेवेंट हो गई है, राज्यसभा की अप्रासंगिकता क्या घटती चली जा रही है। इन सब मुद्दों को पढ़ेंगे। राज्यसभा क्या बैकडोर एंट्री का गेट बन चुकी है, जो नेता चुनाव हार जाते हैं वो राज्यसभा से एंट्री लेकर संसद में पहुँच जाते हैं। इन सब मुद्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपने लोग पार्लियामेंट्री कमेटी। संसद के अंदर कमेटी होती हैं, 2 टाइप की कमेटी होती है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। इसी में आप कमेटी में क्या पढ़ेंगे, आप पीएससी को पढ़ेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और कई सारी कमेटियां आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
उसके बाद पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय के लिए संविधान में आर्टिकल 124 में क्या है, प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का गठन कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों का गठन कैसे होगा। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय से जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, ठीक है ना। कॉलेजियम व्यवस्था को समझेंगे और उच्चतम न्यायालय की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझेंगे और इसमें कई सारे नए मुद्दों को पढ़ेंगे। PIL का मुद्दा यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका संविधान का सिलेबस को मैंने डिस्कस किया, को देखा था। अब यूनिट 4 में देखते हैं अपने लोग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में आप क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल को पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यपाल के बारे में यहाँ पर सब सारी डिटेल पढ़ेंगे। और राज्यपाल का पद इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसको पढ़ेंगे। राज्यपाल के पद पर बहुत सारे अपवाद लगते रहते हैं कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है, ठीक है ना, या इसको, ठीक है ना, इसको केंद्र का राज्य में एजेंट, इस टाइप के भी राज्यपाल पर क्या लगते हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इन सब चीज़ों पर अपने लोग एनालिटिकल तरीके से चर्चा करेंगे और राज्यपाल के पद की गरिमा को समझते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या वाकई में राज्यपाल पर ये आरोप लगते हैं, इनमें किस हद तक सच्चाई है, ओके। इन सब बातों पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे। जैसे अपने लोग केंद्र में प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे, ऐसे ही सेम सारी बातें मुख्यमंत्री पर लागू होंगी। जैसे केंद्र में आप पढ़ेंगे जो संघ की मंत्रिपरिषद है, ऐसे राज्यों की मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य का विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद है, ठीक है ना, ऐसे ही राज्यों में क्या है, राज्यों में विधानमंडल है, ठीक है ना। और विधानमंडल में कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं, वहाँ केवल विधानसभाएँ हैं, ठीक है ना। फिर राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे। राज्य का विधानमंडल पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, ठीक है ना। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था, उसके बाद अपने लोग हाई कोर्ट को पढ़ेंगे और हाई कोर्ट को पढ़ने के बाद अपने लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों के बाद अपने लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल प्रोविजन फॉर द सम स्टेट, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। इसमें देखिए कुछ राज्यों को संविधान ने विशेष स्टेटस दिया है, ठीक है ना। कुछ राज्यों को स्पेशल कैटेगरी के राज्यों में संविधान में दर्ज किया गया है। अब देखो, जब किसी राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों में छूट मिल जाती है। केंद्र सरकार अगर कोई ऋण देती है तो उस ऋण का बहुत कम हिस्सा ही उसको राज्य सरकार को चुकाना पड़ता है, वरना वो सारा ऋण जो है वो ग्रांट के रूप में उस राज्य को दे दिया जाता है। तो स्पेशल राज्य के क्राइटेरिया क्या हैं, किसी राज्य को स्पेशल राज्य कैसे घोषित किया जाता है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे स्पेशल राज्य के क्या फ़ायदे हैं, ओके। उसके बाद आएंगे यूनिट 5 में अपने लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, ठीक है ना। ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं। और लोकल गवर्नमेंट में आप पढ़ेंगे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर निगम और पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। और 73वें संविधान संशोधन को बहुत ज़्यादा डिटेल में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट 6 में अपने लोग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, ठीक है ना। इसमें ये देखेंगे कि एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या होता है, वहाँ का शासन प्रशासन किस तरीके से चलता है, और एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शक्तियों में क्या अंतर होता है, शक्तियों के बंटवारे में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। एक तरफ राज्य को देखेंगे, एक तरफ केंद्र को देखेंगे, दोनों केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे, दोनों की कंपेयर करते हुए फिर अपने लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ विशेष क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया होते हैं, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र, राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, किसी क्षेत्र को अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इन सब बातों को भी अपने लोग देखेंगे। उसके बाद आएंगे यूनिट 7 में। यूनिट 7 में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक निकाय, वो निकाय जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में है, उन सारे निकायों को क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। जैसे कि आपका वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, ठीक है ना। जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 323 में है, ठीक है। इस तरीके से जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में, वो सारी कैसी निकाय हो जाएंगी, संवैधानिक निकाय हो जाएंगी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय दो तरीके के होंगे, एक तरफ एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगी, एक तरफ स्टैच्यूटरी बॉडी होंगी। स्टैच्यूटरी बॉडी को बोलेंगे वैधानिक निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी को बोलेंगे कार्यकारी निकाय। जो वैधानिक बॉडी होंगी, जो स्टैच्यूटरी बॉडी होंगी, वो संसद के किसी न किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई होंगी। और जो आपकी कार्यकारी निकाय होंगी, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगी, वो सरकार के किसी मंत्रालय या किसी मंत्री के द्वारा स्थापित की गई होंगी, ठीक है ना। इन सब में अंतर देखेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप बहुत सारी बॉडी को पढ़ेंगे। यहीं पर आप पढ़ेंगे भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, और काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। और आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जैसे कि आप स्टेचुरी बॉडी में क्या पढ़ेंगे, NHRC पढ़ेंगे, नेशनल वुमेन कमीशन पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति आयोग पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ेंगे, माइनॉरिटीज आयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन राइट कमीशन आयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, CBC को पढ़ेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को पढ़ेंगे। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और जो कार्यकारी निकाय है उसमें क्या पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो पढ़ेंगे, SSC के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट बचेगी यूनिट 8। इसको बोलेंगे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, अन्य संवैधानिक आयाम, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। हमारे संविधान में भाषा को लेकर क्या प्रावधान किए गए, उन सारे प्रावधानों को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस, जो लोक सेवाएं होती हैं, जैसे कि केंद्र की सेवाएं अलग होती हैं, राज्य की सेवाएं अलग होती हैं, और हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं, जिनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 312 में है, जो 3 तरीके की होती हैं, IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों सेवाएं कैसी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनके बारे में अपने लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे ट्रिब्यूनल अधिकरण। जो अधिकरण होते हैं उनको गठित क्यों किया गया। देखो, अधिकरण को गठित करने का संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था, यह संविधान में इस बात को इसलिए कहा गया क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट और भारत के जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके पास जो अतिरिक्त बोझ है उसको कम करने के लिए हमने ट्रिब्यूनल गठित किया, जैसे कि SCAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जैसे कि SAT, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी केंद्र के द्वारा जो भर्ती होती है उनसे संबंधित विवादों के लिए कौन निपटारा करेगा, CAT करेगा, ठीक है। राज्य संबंधित जो भर्तियों संबंधित जो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं उसको निपटारा कौन करेगा, SAT करेगा। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों पर भार को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया। और ट्रिब्यूनल्स को आप जब पढ़ेंगे, इंटर वाटर डिस्प्यूट, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, वहाँ पर भी ट्रिब्यूनल के बारे में अच्छा खासा आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉलिटी का एक हॉलिस्टिक अपने लोगों ने सिलेबस को समझा। ये तो मैंने केवल आपको सिलेबस समझाया, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, फिर उनके सब टॉपिक हैं। पॉलिटी में अपने लोगों को एक अच्छा खासा टाइम लगेगा और पॉलिटी में बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। और पॉलिटी को पढ़ने के साथ आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रोवाइड करा सकूं। एक तरफ आपकी यूनिट खत्म होगी, दूसरी तरफ आपके टेस्ट अपलोड होंगे। और आपको टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो टेस्ट आएंगे वो उसी पर आएंगे। आप यूनिट को पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए और फिर देखिए कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं, आपकी मेहनत क्या है, आपका ज्ञान का स्तर क्या है, आप क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हैं, क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कहाँ तक जा रही है, जो क्वेश्चंस हैं उनको आप किस तरीके से डील कर पा रहे हैं। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो जैसे ही यूनिट ख़त्म होगी, जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है वो वनडे एग्जाम की भी ऑडियंस है, वो सिविल की भी ऑडियंस है, वो स्टेट पीसीएस की भी ऑडियंस है, ठीक है ना। सभी प्रकार के छात्र हैं, तो मुझे सबको लेकर साथ में चलना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको देखते जाइए, ओके। बाकी मेरे ख्याल से तो आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो बहुत डेप्थ में पढ़ो। सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार पढ़ो, 10 बार ना पढ़ो। अगर कोई टीचर आपको बहुत डेप्थ में कायदे से पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन का कोई पता नहीं होता कब कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक एक नंबर जो है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। बस मेरी आपसे यही कहना था। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब